राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्ष की गौतम जी आज रात भर सो नहीं पाए, करवटें बदलते रह गए। ऐसा नहीं कि उनकी तबीयत खराब थी, गैस की प्रॉब्लम थी। उनको आज उनके दिल में चोट लगी थी। उनके बेटा संजय और रीना ने इतना बड़ा अपमान किया था कि यह सब बर्दाश्त से बाहर था। गौतम जी कभी अपने कमरे में रखी हुई पुरानी अलमारी को खोलकर उसमें से अपने जरूरी सामान को निकाल कर देखते, तो कभी अपनी आंखों से आंसू बह रहे पूछते। गौतम जी ने एक पुराना बैग निकाला और उसमें दो चार जोड़ी कपड़े, पत्नी की तस्वीर और बेटे संजय की बचपन की तस्वीर उस अलमारी से निकाल कर अपने बैग में रख लेते हैं। गौतम जी ने फैसला कर लिया था कि आज रात बीतते ही कल सुबह यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। उधर बहू बेटे कमरे में आराम से सो रहे थे। उन्हें क्या खबर थी कि पिताजी को हमने जो कुछ कहा है उसका असर उनके दिल पर हुआ है। सुबह होते ही गौतम जी अपना बैग उठाकर बाहर निकलते हैं। हॉल में उनका बेटा संजय, जो कि पेपर पढ़ रहा था, चाय का इंतजार कर रहा था। उनकी बहू रीना, जो कि मोबाइल चला रही थी, अपनी ग्रीन टी का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब पिता के हाथ में बैग देखा तो दोनों के गुस्से से दिमाग खराब हुआ। रीना ने चिल्लाकर कहा, अरे, चाय का इंतजार कर रही थी, यह क्या? संजय, जरा देखो तो तुम्हारे पिता के नाटक। संजय ने जब नजरें ऊपर किया तो देखा पिता के हाथ में बैग, चेहरा लटका हुआ मायूस। संजय ने कहा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो पापा? यह कोई नाटक करने का समय है? मुझे ऑफिस जाना है। अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? गौतम जी ने कहा, बेटा, चाय अब खुद ही बनाओ और अपना घर संभालो। उन्होंने अपने कुर्ते के जेब में से चाबी निकाला और टेबल पर रख दिया। चाबी की छन से आवाज आई। रीना सर से पांव तक गुस्से से क्रोधित हो गई। गौतम जी ने पलटकर अपने घर की तरफ एक बार फिर से नजरें दौड़ाई और मानो वह दीवार से अलविदा ले रहे हो। आंखों में आंसू आ गए, गला रूंध गया। एक बार बेटे बहू की तरफ देखे। दिल से उम्मीद थी कि कहीं बेटे बहू प्यार से कहेंगे, पापा प्लीज घर छोड़कर मत जाओ, आपके बिना यह घर सूना हो जाएगा। लेकिन बेटे बहू से यह उम्मीद खाली ही गई। भारी कदमों से गौतम जी घर के दरवाजे को लांग गए। अपने जमाने में गौतम जी एक सरकारी हॉस्पिटल में चपरासी हुआ करते थे। गौतम जी हर मरीजों के साथ बड़े ही सहानुभूति और प्यार से पेश आया करते थे। गौतम जी का काम ही ऐसा था कि हर वार्ड में जाकर साफ सफाई करना, हॉस्पिटल परिसर को साफ करना। लेकिन जो भी मरीज उनके हॉस्पिटल में आते थे, उनसे बड़ा ही लगाव हो जाता था। गौतम जी सबकी मदद किया करते थे। यदि किसी मरीज को कोई बाहर से सामान मंगवाना होता तो वह गौतम जी को बोलते। गौतम जी अपना काम खत्म करने के बाद लोगों की मदद में भी सहयोग किया करते थे। सब उन्हें दुआएं देते, कभी कभी तो उन्हें पैसे देने की कोशिश भी करते। गौतम जी ने कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जाओगे, जल्दी स्वस्थ हो जाओ, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। गौतम जी को हॉस्पिटल में ऐसे कोई मरीज नहीं थे जो लाखों दुआएं देकर नहीं जाते थे। सबके चहेते थे। हॉस्पिटल स्टाफ भी गौतम जी से अच्छा व्यवहार रखते थे। बस गौतम जी को दुख इसी बात का था कि शादी को 10 साल गुजर चुके थे, अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। गौतम जी की पत्नी ने 3 बार गर्भ धारण किया था, पर तीनों बार औलाद दुनिया में बाहर आने से पहले ही दुनिया को छोड़कर चली जाती। इस बार जब उनका बेटा संजय जन्म होने वाला था, गौतम जी ने अपनी पत्नी को पहले से ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि 1 महीने पहले से ही गौतम जी की पत्नी संगीता जी को हॉस्पिटल में रखा जाए और सारी व्यवस्था। पहले ही 3 बार गौतम जी की पत्नी के साथ जो मुसीबतें आई थी,
वह इस बार ना हो। और फिर भगवान की कृपा से गौतम जी की पत्नी संगीता जी को एक बेटा जन्म हुआ। गौतम जी ने सारे हॉस्पिटल में मिठाइयां बंटवाई। उस समय सब वार्ड में जो पेशेंट थे, सबके साथ गौतम जी ने अपना सुख बांटा। गौतम जी के लिए सबने बधाइयां दी। गौतम जी का बेटा संजय धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गौतम जी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। गौतम जी ने सोचा कि मेरा बेटा किसी बड़ी पोस्ट में रहेगा, मेरे जैसे चपरासी नहीं बनेगा। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया, शहर भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। बेटा इंजीनियर बन गया। गौतम जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन उनके बेटे ने शहर की ही एक लड़की से शादी कर लिया और जब घर वापिस आया तो पत्नी के साथ आया। गौतम जी की पत्नी संगीता पहले तो बहुत दुखी हो जाती है। इकलौता बेटा इतने दुखों के बाद जन्म लिया और एक सुख नहीं मिल पाया। अपने बेटे को दूल्हे के रूप में सजा हुआ देखना चाहती थी, वो भी सपना पूरा ना हुआ। संजय ने कहा, माँ, तुम इन पुराने रीति रिवाजों में क्यों पड़ी हो? क्या रखा है? दूल्हे बनना देखना, सपने पूरा करना, ऐसा कुछ नहीं होता माँ। आज के जमाने में लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। वरना तो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके ऐसे ही एक दूसरे के साथ जीवन गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। बेटे के सामने माता पिता की एक ना चली। संजय अपनी पत्नी की हर बात मानने लगा। रीना जो भी कहती उसी की बातों में आता। माता पिता उसकी नजर में छोटे पड़ गए थे। उनका मान सम्मान कोई नहीं रह गया था। बस संजय को बस रीना ही रीना दिखाई देती थी। गौतम जी की पत्नी संगीता जी की तबीयत थोड़ी खराब थी। पहले ही उनके साथ बहुत मुसीबतें आई थी। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन और घर गृहस्थी को संवारा था, वह एक माँ ही समझ सकती है। एक दिन अचानक से संगीता जी की रात को तबीयत खराब हो जाती है। गौतम जी की जेब खाली थी, क्योंकि अभी तक संजय घर गृहस्थी के पैसे में कोई भी हाथ नहीं बटाता था। सारा घर का खर्चा, बहू का, संजय का, सब कुछ गौतम जी की तनख्वाह पर निर्भर था। अगले साल ही गौतम जी को रिटायर भी होना था। गौतम जी ने कहा, बेटा संजय, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसे हो तो ला कर दे दे, तेरी माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाना है। संजय ने साफ मना कर दिया, पापा मेरे पास एक पैसे नहीं है, मेरी जेब खाली है, आपके पास पैसे होंगे माँ को लेकर जाओ। गौतम जी पैसे कहाँ से लाते? पैसे तो उनके पास था ही नहीं। वह अपने कई दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास पैसे मांगने गए, लेकिन पैसे नहीं मिले। रात भर संगीता जी को घर में ही तड़पता रखा गया। जब तक सुबह हुई, गौतम जी ने अपने एक दोस्त से पैसा मांगा और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने गौतम जी से कहा कि अब बड़ी देर हो चुकी है, संगीता जी को बचाना मुश्किल है, पहले ही क्यों लेकर नहीं आए? गौतम जी क्या कहते कि पैसे की कमी के कारण नहीं लाया। संगीता जी सुबह के 10 बजे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गौतम जी अब पत्नी के बिना बहुत दुखी हो गए थे। एक साल गुजरा और गौतम जी रिटायर हो चुके थे। गौतम जी अपने घर के काम पत्नी के जाने के बाद भी किया करते थे और अब तो रिटायर हो गए। अब तो उनके ऊपर घर के और भी काम आ गए। उनकी बहू रीना अभी तक ना किचन का काम सीख पाई थी और ना ही घर गृहस्थी के कामों में कोई रुचि थी। एक नौकरानी थी और बाकी का काम पूरा दिन गौतम जी करते थे। बहू बात बात पर यही कहा करती थी कि आखिर तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में चपरासी ही तो थे, पूरा दिन हॉस्पिटल में साफ सफाई झाड़ू पोछा का काम करते थे, अब घर में क्या वह कुर्सी पर बैठेंगे? इतने छोटे से घर का काम नहीं कर सकते? गौतम जी
बहू के ताने सुन सुनकर घर के काम लगे रहते थे। आज सुबह की ही बात है। गौतम जी आज थोड़ा सा तबीयत खराब महसूस कर रहे थे। हाथ पैर और कमर में दर्द था। गौतम जी मन में सोच रहे थे कि मैं मानता हूँ कि मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में चपरासी था, लेकिन काम करने की कोई उम्र होती है। जब मेरा शरीर काम करता था, मेरे अंदर हिम्मत थी, तब तो मैं हॉस्पिटल के झाड़ू पोछा साफ सफाई करता था। अब जब मैं कमजोर हो गया, तभी तो सरकार 60 साल में वृद्ध समझकर रिटायर करती है और उन्हें पेंशन देती है कि वह आराम से घर पर बैठकर खा सके। लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल से रिटायर हुआ और घर के कामों में लग गया। वह आज उठ नहीं पा रहे थे कि उनके कमरे में बहू आई और जोर से चिल्लाने लगी, अरे बुढ़ऊ, शर्म नाम की चीज है कि नहीं? काम वाली बाई आ गई है, वह किचन के काम कर रही है, कह रही है कि बाहर का झाड़ू पोछा सब पड़ा है, कपड़ा धोना बाकी है, मैं यह सारे काम नहीं करूंगी। तुम्हारा ससुर करता था मैडम, तो वह भी नहीं किया। बुढ़ऊ, अगर घर में रहना है तो घर के कामों को नियम से किया करो, वरना एक दिन इस घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में फेंक के आऊंगी। यह सुनकर गौतम जी के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उनके खून पसीने की कमाई से बना हुआ यह घर, जिसमें आज इन्हें निकालने की धमकी दी जा रही थी, बहू ने आज शब्दों की मर्यादा को भी खो दिया था। गौतम जी को यह बातें उनके दिल में पत्थर की तरह चोट मारी। उन्होंने मन में ठान लिया कि बहू ने आज इतना बुरा भला कहा है, वृद्धा आश्रम में फेंकने की धमकी दी है। इतने दिनों से घर का काम ही तो कर रहा हूँ, क्या बीमारी में भी मुझे आराम करने का अधिकार नहीं? अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। गौतम जी रात भर रोते रहे और अपने उन पलों को याद करते रहे जब वह हॉस्पिटल से लौट कर आते। उनकी पत्नी उनके लिए गर्म पानी हाथ पैर धोने को रखती और घर में एक काम नहीं करवाती। यही कहती, थक गए हो, हॉस्पिटल में पूरा दिन काम किए हो, अब आप घर में आराम करो। इसीलिए गौतम जी कभी घर में एक गिलास पानी लेकर नहीं पीते थे। और जब से पत्नी मरी थी, बहू का घर में राज्य हुआ था, तो हॉस्पिटल और घर गौतम जी नौकर बनकर रह गए थे। रिटायर के बाद तो बहू ने उन्हें कचरा ही समझ लिया था। अब तो बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगी। गौतम जी ने सोच लिया, आखिर बेटा है, इतने बड़े घर का मालिक उसे ही बना देता हूँ। वह मुझे किसी वृद्धा आश्रम में ले जाकर फेंके, इससे पहले मैं खुद घर छोड़कर चला जाता हूँ। गौतम जी सुबह जब बैग लेकर निकले, बेटे बहू उनसे उम्मीद लगाए थे कि बूढ़ा पिता चाय और ग्रीन टी लेकर आएगा, लेकिन किसी ने नहीं रोका और ना ही किसी ने कहा कि पिताजी रुक जाओ, यह तुम्हारा ही घर है। इस उम्र में आखिर कहाँ भटकते फिरोगे? गौतम जी ने अपना बैग लिए स्टेशन पर पहुंच गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। सुबह से दोपहर होने लगी, भूखे प्यासे थे। तब उन्हें अपने एक दोस्त का घर याद आया, जो कि हॉस्पिटल में चपरासी ही हुआ करते थे। गौतम जी अपने उस दोस्त के घर पहुंच गए और अपने जीवन की सारी कहानी बता डाले। उनके दोस्त ने कहा, भाई, तुमने ठीक किया, तुम्हारे पास जो भी थोड़ी बहुत पेंशन आती है, उससे तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। गौतम जी के दोस्त ने मदद किया और एक छोटा सा मकान शहर से बाहर लगे हुए गांव में दिला दिया। गौतम जी उस छोटे से मकान में अपने लिए एक छोटा सा चूल्हा, एक दो बर्तन और एक दो कपड़े ले आए। गौतम जी किराने की दुकान से जाकर थोड़ी सी राशन और जरूरत की चीजें लेकर आए। शाम को गौतम जी ने अपने ही हाथों से खिचड़ी बनाया और आज सुकून से बैठकर खाए। गौतम जी को वह बहू की दी हुई दो रोटी, उसके साथ अपमान और किचकिच। वह जब तक रोटी नहीं खा लेते थे, बहू चिल्लाती रहती, वह रोटी हजम नहीं होती, बहू की चिल्लाहट पूरा दिन होती थी। आज गौतम जी खिचड़ी खाकर रात को सोए
आंखों में आंसू अपने उस दिन को याद कर रहे थे जब वह कभी अपने बेटे के लिए आलीशान मकान बनवा रहे थे। अब गौतम जी अपने उस घर में सुकून से रह रहे थे, माना कि अकेले थे। बुढ़ापे में अपनों की जरूरत होती है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाए, आत्मसम्मान खोकर वहां नहीं रहना चाहिए। गौतम जी ने यह सोचकर ठान लिया था। गौतम जी को अब अकेले रहते हुए कुछ दिन गुजर रहे थे। इधर उनके जाते ही दूसरे दिन सुबह जब संजय सोकर उठ पेपर लेकर टेबल के पास बैठ गया, सोफे में बैठ पेपर उलट पुलट करने लगा। इंतजार कर रहा था कि अभी चाय आने ही वाली होगी, लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया चाय नहीं आई। आवाज दिया, अरे रीना, चाय बनी कि नहीं? रीना की कोई आवाज ना सुनकर किचन में गया। किचन खाली पड़ा था, रात का बर्तन ढेर लगा हुआ था। संजय पत्नी के कमरे में गया, वह तो आराम से सो रही थी। संजय ने उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, अरे रीना, तू सो रही है? 8:30 बज चुका है, मुझे 9 बजे ऑफिस भी जाना है। अभी तक चाय भी नहीं बनी। तू मुझे लंच बनाकर टिफिन में कब देगी? सुबह का नाश्ता कब देगी? अरे उठना, कितना देर हो गई है। रीना करवटें बदलते हुए कहती है, सोने दो ना, आज ही तो चैन से सोई हूँ, वरना तुम्हारे पिताजी सुबह से उठकर खटपिट करने लगते थे, दिमाग खराब हो जाता था। आजादी मिली है, अब तुम मुझे परेशान मत करो। संजय झुंझला कर आया किचन में, चाय बनाने लगा। उसे ना चाय की पत्ती मिल रही थी ना शक्कर। ढूंढने में आधा घंटा गुजर गया, 9 बजने वाला था। जैसे तैसे करके चाय पानी गरम किया और अपने लिए लाकर थोड़ा सा पी लिया। अब रीना आंखें मलती हुई बाहर आती है और कहती है, संजय सॉरी, आज तुम दोपहर में बाहर ही खा लेना, मैं भी कुछ ऑर्डर कर दूंगी। काम वाली आएगी तो घर की साफ सफाई कर देगी। संजय ने कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और चला गया। आज उसने दोपहर में बाहर ही खाना खाया। संजय का पेट दर्द कर रहा था, उसको गैस बन रही थी, क्योंकि उसको बाहर के खाने की आदत नहीं थी। बचपन से ही वह माँ के हाथों का और पिता के हाथों का ही खाया था। शाम को जब लौट कर आया तो देखा कि रीना अभी भी बैठकर टीवी देख रही थी। संजय ने पूछा, क्या बनाया है रीना? रीना ने कहा, यार मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ ऑर्डर करो, हम दोनों बैठकर खाते हैं। संजय ने कहा, अरे कुछ तो बना लेना चाहिए था। रीना ने कहा, कौन किचन में पसीने में डूबे, मुझसे नहीं होगा, कुछ ऑर्डर कर दो। अब रीना का यही हाल हो चुका था। वह बाहर से खाना ऑर्डर करती और संजय परेशान सा रहने लगा था। काम वाली बाई भी आकर चिल्लाती रहती, मैडम अब घर का सारा काम मैं अकेले नहीं करूंगी, मेरी पगार बढ़ाओ या एक और नौकरानी रखो। संजय तो अब घर गृहस्थी से काफी परेशान हो चुका था। पूरा महीना गुजरने लगा। संजय ने देखा कि उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा पैसे इस महीने में खर्च हुए हैं। क्रेडिट कार्ड में उसे 20,000 रुपए लोन भी आ चुके थे। संजय काफी घबरा गया। महीने भर की तनख्वाह तो गई ही, ऊपर से कर्ज भी हो गया। उसने अपनी पत्नी रीना को चिल्ला कर कहा, रीना, यह तुम क्या कर रही हो? आखिर इतना खर्च कहाँ हो रहा है? देखो, पूरा महीने भर का तनख्वाह खत्म, 20,000 ऊपर से लोन। जब घर में पापा रहते थे तब तो इतना खर्च नहीं होता, और तुम हमेशा कहती थी पापा की पेंशन निकलवाओ, पेंशन छुपा कर रखे हैं। आज देखो, पापा भी नहीं है तो भी इतना खर्च, और बाबूजी रहते तो तुम कह देती कि इतना तुम्हारे पिताजी में खर्च हुआ है। देखो रीना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बस का नहीं है। रीना ने चिल्लाकर कहा, काम वाली बाई को हमने डबल पगार देना शुरू कर दिया है, घर के काम नहीं हो पाते, इस महीने हमने किचन में खाना कम ही बनाया।
बाहर से खाना ऑर्डर किया। तुमको पता है हमारा एक एक टाइम का खाना 2500-3000 रुपए का जाता है। यह सुनकर संजय सिर पर हाथ रख लिया। रीना, ऐसे नहीं चलेगा। पापा जी कहाँ हैं? पापा जी को बुलाओ। पापा जी भले ही अपनी तनख्वाह हमारे हाथ में नहीं देते थे, लेकिन वह अपने 25,000 पाए हुए तनख्वाह में से हमेशा किचन का सामान लाया करते थे। कभी पापा ने हमसे नहीं पूछा कि किचन का यह सामान तुम लाओगे कि नहीं, और तुम हमेशा कहती कि पापा अपनी पेंशन बचा रहे हैं। पापा अपने उसी पैसे से घर चलाते, घर के कार्य सारे कार्य भी किया करते थे। रीना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पापा लौट कर नहीं आए तो हमारी बचत क्या, हम कर्ज में डूब जाएंगे। अब रीना को भी समझ में आने लगा था कि अब कर्ज होने लगा है। संजय ने अपने पापा को फोन लगाना शुरू किया। वह मोबाइल बंद आ रहा था। संजय ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। 2 दिनों तक पापा की कोई खबर नहीं मिली। तीसरे दिन उसे याद आया कि पापा हमेशा एक दोस्त से बात किया करते थे जो उनके ही हॉस्पिटल में थे। उनके घर पर पहुंच गए। उन्हें दरवाजे पर ही देखकर पापा के दोस्त ने मुंह बनाया। वह समझ गए थे कि यह मतलब के लिए अपने पिता को ढूंढने आया है। उन्होंने कहा, कहो संजय, कैसे आना हुआ? संजय ने कहा, मेरे पापा का पता बताएंगे अंकल, मुझे पापा से मिलना है। उनके दोस्त ने कहा, इतने दिनों के बाद याद आई है? पहले कहाँ थे? तुम्हारे पापा का पता मैं क्यों बताऊं? संजय उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, प्लीज अंकल, ऐसा मत करो। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पापा से मिलना जरूरी है। उन्होंने एड्रेस दे दिया। संजय एक ऑटो पकड़ा और अपने पिताजी के पास पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। आकर दरवाजा गौतम जी ने खोला। गौतम जी एक कुर्ता पैजामा पहने बिल्कुल सादगी से वेश में थे। संजय उनको देखकर कहने लगा, पापा जी कैसे हो? यहाँ आकर क्यों रह रहे हो? चलो घर, आपको लेने आया हूँ। गौतम जी ने मुंह फेर लिया और कहा, तुम आखिर हो कौन और मुझे लेने क्यों आए हो? संजय ने कहा, पापा ऐसा क्यों कहते हो? क्या आप अपने बेटे को 1 महीने में ही भूल गए? गौतम जी ने कहा, कौन बेटा? कैसा बेटा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। संजय अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा। पापा ऐसा मत कहो, मैं आपके बिना परेशान हूँ। घर सोना लग रहा है, चलो हमारे साथ घर। गौतम जी ने कहा, बेटा, जब महीना पूरा हुआ तब जाकर समझ में आया, अगर तुझे मुझसे प्यार होता, मेरे बिना घर सोना होता, तो तू मुझे 2 दिन 4 दिन में ही ढूंढने आता और मनाकर वापस लेकर जाता। अब तू मुझे मेरे प्यार के लिए नहीं आया है, तू अपने मतलब के लिए आया है। यह मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन रुक जा, ठहर, तुझे प्यास लगी होगी। गौतम जी अंदर गए, एक गिलास मटके से पानी निकाला और संजय को दिया, ले पानी पी ले और जिस रास्ते से आया है वापस चला जा। संजय ने 2 घूंट पानी पिया, गिलास रख दिया। गौतम जी दरवाजे की तरफ इशारा किए, जाओ भाई, मुझे और भी काम है, अकेला रहता हूँ। संजय समझ चुका था, अब वह पुराने वाले पिताजी नहीं रह गए। अब पिताजी बदल चुके हैं, हमारे साथ नहीं आएंगे। संजय जैसे ही बाहर निकला, गौतम जी ने दरवाजा बंद कर लिया। संजय समझ गया कि अब यह दरवाजा मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा अपने पिताजी के दरवाजे को देखता रहा। अंदर गौतम जी बैठकर खूब रोए और उन्होंने फिर से अपने दिल को कठोर किया और अपने आगे की जिंदगी के सफर को जीने के लिए खुद को मजबूत किया। तो दोस्तों, गौतम जी अपने बेटे को माफ ना करके सही किए या गलत, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे।